तो अब तक हमने बिग क्रंच और बिग रिप को समझ लिया है और इनके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स को भी जान लिया है। लेकिन अब अगर हमें फ्यूचर का एक्यूरेट विजुअलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस भी एक्यूरेट होने चाहिए। डार्क एनर्जी के बाद अंतरिक्ष की तरफ वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। 14 मई 2009 को ईएसए द्वारा प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसने ब्रह्मांड में सबसे दूर से आती लाइट को कैप्चर किया। इससे बिग बैंग के केवल 4 लाख साल बाद के ब्रह्मांड का अंदाज़ा मिलता है और इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। उस वक्त केवल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और लाइट ही मौजूद थी। डार्क एनर्जी का तो यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि डार्क एनर्जी ने ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का जिम्मा 8 अरब साल बाद संभाला है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और सैटेलाइट्स के बाद साइंटिस्ट्स ने फ्यूचर का एक्चुअल मॉडल पेश किया, और ये वाला पहले दो मॉडल्स की तरह डेंजरस तो बिल्कुल नहीं है। बेशक डार्क एनर्जी ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये पूरे स्पेस में फैली है, जबकि डार्क मैटर गैलेक्सीज के पास इकट्ठा है। भविष्य में डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को भले ही दूर दूर ढकेलने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये गैलेक्सीज को अंदर से नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि ग्रेविटी ने तारों को अच्छे से बांध कर रखा हुआ है। तो क्या ये गैलेक्सीज इनफाइनाइट समय तक ऐसी ही रहेंगी? ना, दिक्कत है फ्यूल। एक टाइम के बाद तारों के पास फ्यूल भी तो खत्म होगा ना, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो एनर्जी के एकमात्र सोर्स ये तारे भी मानना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बड़े तारे मानना शुरू होंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा स्वैग में रहते हैं। मतलब ऐसे तारे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना, तो इनका फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा और ये सुपरनोवा करके ब्लैक होल्स में बदल जाएंगे। उसके बाद मीडियम साइज्ड तारों की बारी आएगी, जैसे हमारा सूरज। ये तारे भी सुपरनोवा करके वाइट ड्वार्फ तारों में बदल जाएंगे। दोस्तों, वाइट ड्वार्फ तारों का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कमाल की होती हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद रेड स्टार्स का नंबर आएगा, जो सबसे छोटे और कम एनर्जी वाले तारे होते हैं। एट लास्ट ये भी किसी ब्लैक होल में गिर जाएंगे या फिर छोटा सा सुपरनोवा करके ख़त्म हो जाएंगे। अब ब्रह्मांड के अल्ट्रा डेंस मटेरियल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। इधर ब्लैक होल्स हर चीज़ को खाने में बिजी होंगे, तो उधर वाइट डॉर्फ तारों की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो ब्लैक डॉर्फ तारे बन जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर मैटर ब्लैक होल्स में ही गिर जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार मैटर को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का भी तो एक लाइफ टाइम होता है ना। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम 66,000 योटा ईयर्स है, तो वहीं प्रोटॉन्स का 10 बिलियन योटा ईयर्स। इसके बाद ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे, जो धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते रहेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल्स का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। केवल 3 किलोमीटर बड़े ब्लैक होल में हमारे सूरज का पूरा मैस समा सकता है, और उसका ही लाइफ टाइम करीब 10 टू द पावर 67 ईयर्स जितना होगा, जो खुद पूरे ब्रह्मांड की एज से खरबों गुना ज़्यादा है। अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल्स का लाइफ टाइम कितना होगा, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। लास्ट में केवल एक बड़ा सा ब्लैक होल बचेगा, जो खरबों सालों में धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करते करते छोटा होता रहेगा, और जब ये हद से ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो एक आखिरी बार बहुत तेज़ी से चमकेगा और फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे ब्रह्मांड की आखिरी चमक होगी, और इसके बाद बिल्कुल अंधेरा। अरे यार, नाम बताना भूल ही गया। इस मॉडल को कहते हैं बिग फ्रीज। और अगर भविष्य में कोई और डिस्कवरी ना हुई तो हमारा ब्रह्मांड इसी तरीके से खत्म होगा। अच्छा, वैसे इसमें एक बात गौर करने वाली है। एक तरफ जहां बिग क्रंच में 20 बिलियन ईयर्स का और बिग रिप में 22 बिलियन ईयर्स का समय लगता, वहीं दूसरी तरफ बिग फ्रीज, जो कि हमारा एक्चुअल फ्यूचर है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर आप जितने भी बड़े नंबर को सोच पाइए, बस मान लीजिए उतने ही साल लगेंगे इसमें। खैर, तो अब इस सीरीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको यूनिवर्स के एंड के बारे में अच्छे से समझा सकूं। अब मैं कामयाब हुआ या नहीं, ये तो आप लोग कमेंट्स में ही बताइए। तो गुड बाय।